हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये आर्टिकल की जो पूरी प्रोविजंस हैं, जो पूरी क्लॉज हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ के साथ जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इस आर्टिकल 13 के ऊपर, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि आर्टिकल 13 है, हम उसे प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। कोई भी लॉ अगर वो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंस है या कॉन्फ्लिक्ट में है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको वाइड डिक्लेयर कर सकती है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। तो जो आर्टिकल 13 है, ये फंडामेंटल राइट की सुपरमेसी, उसकी जो राइट की मेंटेन करता है, सुपरमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट है वो मेंटेन करता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के ऊपर हमारा एक फ्लो चार्ट है। आर्टिकल 13 में टोटल 4 क्लॉजेस हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। अब इन क्लॉजेस के नीचे क्या है? क्लॉज 1 कहती है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ। क्लॉज 1 में जो प्रोविजंस हैं वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ डील करती हैं। क्लॉज 2 की प्रोविजन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के साथ डील करती हैं, और क्लॉज 3 की जो प्रोविजंस हैं वो लॉ और लॉ इन फोर्स वर्ड को डिफाइन करती हैं। और क्लॉज 4 है जो कि आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट पावर जो है पार्लियामेंट की, उसके इफेक्ट को एक्सक्लूड करती है। क्लॉज 4 को 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में ऐड किया गया था। अब इन क्लॉजेस की बात करते हैं। क्लॉज 1 में जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करती है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्स आने से पहले और बाद के लॉ हैं। जैसे कि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, अमल में आया, तो उससे जो पहले के लॉ हैं उनको प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोलते हैं, और जो उसके बाद के लॉ हैं उसको पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोलते हैं। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्लॉज 1 में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की बात आती है, जो कि भिखारी नारायण वर्सेस के केस में हुआ। उसके बाद वाइडनेस की बात आती है, जो कि केशवर मेनन 1951 में हुआ। क्लॉज 1 में वाइडनेस का मीनिंग क्या है और किस एक्सटेंट तक है, ये केशवर मेनन के केस में 1951 में सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड किया था। अब क्लॉज 2 में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में की बात करता है, और क्लॉज 2 में 2 पार्ट है। पहला पार्ट कहता है कि स्टेट शैल नॉट मेक लॉ। स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वो ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट की वायलेशन करता है या फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में इनकंसिस्टेंस है। और सेकंड क्लॉज जो पार्ट है क्लॉज 2 का, वो कहता है कि अगर कोई लॉ बन गया तो वो वाइड है, किस हद तक वाइड है वो उसकी बात करता है। इसके साथ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी, अगर कोई लॉ बन गया तो उसको वैलिड और इनवैलिड पार्ट को कैसे अलग देखा जाएगा, वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी है, जिसके 6 प्रिंसिपल हैं जो कि लेट डाउन किए गए थे RND चैम्बरला 1957 के केस में। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी के एग्जांपल के तौर पे हम मिनर्वा मिल्स 1980 के केस को देखेंगे। साथ में क्लॉज 3 में बात करते हैं तो डिफाइन किया गया लॉ और लॉ इनफोर्स को। लॉ की क्या डेफिनेशंस हैं, क्या वो आर्टिकल 368 के जो अमेंडमेंट है वो लॉ में है या नहीं है, उसके लिए शंकरी प्रसाद 1951 के केस की बात करेंगे, सज्जन सिंह 1965 के केस की बात करेंगे, IC गोलकनाथ 1967 वाले केस की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के केस हैं। और क्लॉज 4 में हम बात करेंगे वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 4 की इन रिलेशन टू आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है जो आर्टिकल 13 क्लॉज 4 की, उसकी बात करेंगे, जो कि केशवानंद भारती का केस है, 1973 का केस है, इसको हम बात करेंगे। तो हम 1 बाय 1 क्लॉज को देखते हैं। उससे पहले जो कीवर्ड है उनको बात करते हैं कि ऑल लॉ इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो वर्ड यूज किया गया मींस टेकिंग, लेसनिंग और इम्पेयरिंग द अथॉरिटी। जो किसी फंडामेंटल राइट की पोजीशन को कम करती हैं उसको डेरोगेटरी में वर्ड उसके लिए की यूज किया गया है। टेरिटरी ऑफ इंडिया जो वर्ड यूज किया गया है वो वर्ड उसका मीनिंग वो है जो आर्टिकल 1 में डिफाइन किया गया है। उसके बाद स्टेट का जो एक्सप्रेशन यूज किया गया है
लॉ इनकंसिस्टेंस विद इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये एक्सप्रेशन है आर्टिकल 12 में। जो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है वो यहाँ पे वो डेफिनेशन स्टेट की जो एक्सप्रेशन है वो यूज किया गया है। आर्टिकल 13 की वर्डिंग जो हेडलाइंस है वो कहते हैं कि लॉ इनकंसिस्टेंस विद और इन डेरोगेशन, इनकंसिस्टेंस और डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 13 की ये हेडलाइंस है। क्लॉज 1 कहती है कि ऑल लॉ, सारे लॉ जो इनफोर्स हैं कहां पे, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कब से, इमीडिएटली, किससे इमीडिएटली, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होने से इमीडिएटली पहले जो लॉ टेरिटरी ऑफ इंडिया में इनफोर्स थे, इन सो फार, जहां तक दे आर इनकंसिस्टेंस, जहां तक वो इनकंसिस्टेंस हैं, किस प्रोविजन के साथ, प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, दिस पार्ट मींस पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट का जो पार्ट है उसके साथ जहां तक वो इनकंसिस्टेंस है, शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वाइड, वहां तक वो लॉ वाइड है। क्लॉज 1 ये बड़ा क्लियर करती है कि जो फंडामेंटल राइट है वो प्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन है। कोई भी लॉ जो बनता है वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर ही होता है, प्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन होता है। जब तक उसको एक्सप्रेसली ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ना दिया जाए तो जो कोई भी लॉ है वो प्रोस्पेक्टिव होता है। तो क्लॉज 1 में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है जो ये कहती है कि ये फंडामेंटल राइट है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से है, तो ये प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन के साथ है। तो बेसिकली क्लॉज 1 डील करती है कॉन्स्टिट्यूशन, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के साथ। प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मींस लॉ विच ऑलरेडी एग्जिस्टेड, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड थे और परफेक्टली वैलिड थे, लॉ थे, एग्जिस्ट करते थे और वैलिड थे जब कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, दैट इज 26 जनवरी 1950 को। और इससे पहले जो लॉ थे, एग्जिस्ट करते थे, वैलिड थे, तो ये क्लॉज उसके साथ डील करती है। अब वाइडनेस की बात करते हैं, तो जो वाइडनेस का मीनिंग है हम इसको उस सेंस में नहीं ले सकते जो कि हम लेते हैं रिपील्ड के लिए। रिपील्ड लॉ के लिए जो हम सेंस वर्ड यूज करते हैं वो हम यहाँ पे वाइडनेस के लिए नहीं यूज करते। केशवन माधवन मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1951 AIR पेज 128 ये कहता है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक द एग्जिस्टिंग लॉ व्हिच आर विद फंडामेंटल राइट वाइड एब इनिशियो। क्लॉज 13 सारे ही लॉ जो कि पहले से हैं और फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंस करते हैं उनको एब इनिशियो वाइड, मतलब शुरू से ही सारे के सारे को वाइड नहीं है और फॉर ऑल द पर्पस, और हर एक पर्पस के लिए दे आर वाइड, वो सिर्फ वाइड है कहां तक, जहां तक वो कॉन्फ्लिक्ट में है, किसके साथ, फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। इस केस के थोड़े फैक्ट देखते हैं। इस केस में जो अपीलेंट था वो सेक्रेटरी था पीपल्स पब्लिक हाउस का। उसने सितंबर 1949 में एक पैम्पलेट पब्लिश किया रेलवे मजदूरों के खिलाफ नई साजिश। ये पैम्पलेट उसने पब्लिश किया। उसका कहना था कि ये पैम्पलेट है, ये बुक की डेफिनेशन में आता है जो कि सेक्शन 1 ऑफ प्रेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड बुक एक्ट है। बट बॉम्बे गवर्नमेंट का ये व्यू था कि जो पैम्पलेट है वो न्यूज शीट है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट 1931 में, और इसके लिए उसको परमिशन लेना था अथॉरिटी का बिफोर पब्लिशिंग द पैम्पलेट। बट उसने परमिशन नहीं लिया तो उसने सेक्शन 18 क्लॉज 1 के साथ ऑफेंस कमिट किया है। पिटिशनर ने इस चीज को चैलेंज किया, क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच की वायलेशन करते थे। आर्टिकल 19 क्लॉज 1A की पिटिशनर का कहना है कि ये जो उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चल रही है ये उसकी वायलेशन करती है, राइट टू फ्रीडम उसका वायलेट हो रहा है इससे। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्लियर किया कि आर्टिकल 13 1 क्लास
उन केसेस पे अप्लाई नहीं होती जहां पे ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूशन के कमिटमेंट से पहले कमिट कर दिया है, वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होती। अब क्लॉज 1 में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की बात करते हैं। हम देखते हैं कि जब सन, मून और अर्थ एक ही दिशा में होते हैं तो कुछ पार्ट है अर्थ का वो कुछ समय के लिए एक्लिप्स की मूवमेंट में चला जाता है, परछाई की मूवमेंट में चला जाता है, तो हम उसको एक्लिप्स बोलते हैं। ये एक्लिप्स का जो फॉर्मुलेशन हुआ था डॉक्ट्रिन का एक्लिप्स का, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को इनकंसिस्टेंसी को देखने के लिए हुआ था और इस डॉक्ट्रिन को फॉर्मुलेट किया था जस्टिस दास ने भिकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1955 के केस में। उन्होंने कहा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है उनको प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में यूज किया जाता है कि जब जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वैलिड थे, जब वो इनेक्ट हुए, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जब वो इनेक्ट हुए तब वो वैलिड थे, बट कुछ समय के लिए एक शैडो आई जो कि सुपरवीनिंग इवेंट, जो कि बाद के इवेंट हुए, उस वजह से एक शैडो उन लॉ के ऊपर आई जिस वजह से वो इनकंसिस्टेंस हो गए, जो इवेंट बाद में आए। और जब वो शैडो हटी तो जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ थे वो फ्री फ्रॉम ऑल इन्फॉर्मेटिव हो जाते हैं अगर उस शैडो को हटा दिया जाता है। इस केस में सीपीएन मिरर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1947 एक्ट नंबर 3 ऑफ 1948 में गवर्नमेंट को ये पावर दी गई थी कि मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस के ऊपर वो मोनोपोली कर सकती है। इस प्रोविजन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1G और 31(2) की वायलेशन करती है और ये एक डेड लॉ था और डेड लॉ को रिवाइव नहीं किया जा सकता किसी भी बाद में कोई सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट करके उसको उस डेड लॉ को रिवाइव नहीं किया जा सकता। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में क्लॉज 6 को अमेंड किया गया, जिसमें आर्टिकल 19 की क्लॉज 6 को अमेंड किया गया, जिसमें स्टेट को पावर दी गई कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है और एग्जिस्टिंग लॉ को वैलिड किया गया। अब मोटर व्हीकल अमेंडमेंट था वो एग्जिस्टिंग था और वैलिड था जब लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कमेंस हुआ था। और जो फर्स्ट अमेंडमेंट आई थी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, वो 18 जून 1951 को आई थी। सो अमेंडमेंट एक्ट हैज नो ऑपरेशन विद इन दिस पीरियड। तो ये जो सब्सिक्वेंटली अमेंडमेंट हुई, इसने जो इन्फर्मिटी थी उसको रिमूव कर दिया, तो अब ये वैलिड हो गया। अब बात करते हैं क्लॉज 2 की। क्लॉज 2 कहती है स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ which take or abridge the rights conferred by this part। स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, वो कोई ऐसा लॉ नहीं बनाती जो फंडामेंटल राइट को राइट की वायलेशन करता है या उसको खत्म करता है। एनी लॉ मेड, अगर कोई लॉ बन जाता है, कंट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रावेंशन बी वाइड, तो जहां तक वो कंट्रावेंशन करता है तब तक वो वाइड है। सो क्लॉज डील करती है, क्लॉज 2 डील करती है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के साथ। अब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो आता है। सेवरेबिलिटी क्या है? सेवरेबिलिटी है कि कोई भी सेक्शन, सबसेक्शन, सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज और वर्ड, प्रोविजन और एप्लीकेशन जो कि इनवैलिड पाई जाती है या इनवैलिड है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनएनफोर्सेबल है, उसका इफेक्ट दूसरी प्रोविजन पे नहीं होगा जो कि वैलिड है। तो इन शॉर्ट में जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है मींस कि जब हम कुछ प्रोविजन है स्टैट्यूट की, कोड की कुछ प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन के अगेंस्ट है और उन प्रोविजन को, उस कोड की प्रोविजन को अलग किया जा सकता है, सिवियर किया जा सकता है रेस्ट ऑफ द कोड से, उसकी प्रोविजन से। So offending provision will declared be void by the court and not the entire statute। तो जो offending provisions हैं, जो invalid है, उसको अलग करके बाकी के कोड के पूरे कोड को, पूरे के पूरे statute को invalid नहीं किया जा सकता। अब जब देखते हैं कि जैसे ये पूरा एक लॉ है, statute है, अगर इसका कुछ पार्ट invalid है और कुछ वैलिड है,
तो इनवैलिड पार्ट को हटाया जा सकता है और वैलिड पार्ट को रखा जा सकता है। पूरे के पूरे एक्ट को, स्टैट्यूट को खत्म नहीं किया जा सकता, वाइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। सवेरेबिलिटी मींस, अब सवेरेबिलिटी का जो प्रिंसिपल है, 6 जो प्रिंसिपल ले डाउन किए गए वो RMD ब्रूवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIN 1957 के केस में हुआ। इसमें 6 प्रिंसिपल थे, वो ले डाउन किए गए कौन से केसेस में, कौन सी कंडीशन में सवेरेबिलिटी का जो डॉक्ट्रिन है वो एप्लीकेबल होगा। इसके लिए पहले नियम के मुताबिक लेजिस्लेचर की ये इंटेंशन देखनी पड़ेगी, ये टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा कि जब वो लॉ बना तो लेजिस्लेचर की क्या इंटेंशन थी। देखना ये होगा कि अगर लेजिस्लेचर को पता था कि इसकी जो प्रोविजंस हैं वो इनवैलिड हैं, तो क्या वो वैलिड प्रोविजन को भी बनाते, अगर उनको ये पता होता। सेकंड है कि अगर वैलिड और इनवैलिड प्रोविजन है वो इस तरह से मिक्सअप है कि उनको अलग नहीं किया जा सकता एक दूसरे से, तो पूरे का पूरा एक्ट ही इनवैलिड हो जाएगा। अब जो थर्ड क्लास बात करती है कि अगर वो डिस्टिंक्ट हैं और सेपरेट हैं, अलग अलग है, और आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ व्हाट इज इनवैलिड, इनवैलिड निकालने के बाद जो बाकी बचता है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंट कोड है, तो उसको पूरे को अनइंफोर्सेबल नहीं किया जा सकता, उसको सेपरेट किया जा सकता है अगर प्रोविजन डिस्टिंक्ट और सेपरेट है। Even when the provisions are valid, are distinct and separate from those which are invalid, अगर वैलिड और इनवैलिड होने के जो प्रोविजंस हैं उनको डिस्टिंक्ट और सेपरेट प्रोविजंस हैं, बट वो एक सिंगल स्कीम का पार्ट है, स्टैट्यूट के एक सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल स्कीम का पार्ट है, और उन इनवैलिड प्रोविजन को अलग करने के बाद उस स्कीम को नहीं चलाया जा सकता, उस सिंगल ऑब्जेक्ट को चीज नहीं किया जा सकता, तो पूरे का पूरा स्टैट्यूट है वो इनवैलिड हो जाएगा। इसी तरह से अगर इनवैलिड और इनवैलिड स्टैट्यूट के पार्ट इंडिपेंडेंट है और वो किसी स्कीम का पार्ट भी नहीं है, किसी एक कॉमन ऑब्जेक्ट का, किसी कॉमन स्कीम का पार्ट भी नहीं है, बट अगर उनको इनवैलिड पोर्शन को अलग करने के बाद जो बाकी बचता है वो इतना ज्यादा थिन है कि उसका जो सब्सटेंस है वो खत्म हो जाता है, तो उससे भी उसको भी पूरे के पूरे जो एक्ट है उसको इनवैलिड है वो कर दिया जाएगा। अब 6th जो प्रिंसिपल कहता है कि इनवैलिड पोर्शन निकालने के बाद जो बाकी बचता है उसको भी इन्फोर्स करने के लिए अगर अल्टरेशन मॉडिफिकेशन करनी पड़ रही है तो इससे बेटर है कि पूरे के पूरे ही एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया जाए, क्योंकि अगर नहीं ऐसा करेंगे तो इसको जुडिशियल लेजिस्लेशन कहा जा सकता है कि जो आपने एक्ट बनाया उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कहा कि इसको एप्लीकेबल कर दो, इस पार्ट को रहने दो, तो वो एक जुडिशियल लेजिस्लेशन हो जाएगी। तो इससे बेटर है पूरे के पूरे एक्ट को ही खत्म कर दिया जाए। सो डॉक्ट्रिन ऑफ सवेरेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को देखने के लिए, जिसमें जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980s के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 4 और सेक्शन 55 को, जो कि 22nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था, उसको स्वीयर कर दिया, उसको अलग कर दिया और उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, और रेस्ट ऑफ जो 22nd अमेंडमेंट एक्ट थी उसको वैलिड डिक्लेयर कर दिया। अब क्लॉज 3 की बात करते हैं। क्लॉज 3 कहती है कि इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर लॉ इंक्लूड ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉ, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम यूजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ फोर्स ऑफ इंडिया। सब कुछ इसमें क्लॉज 1 में एक ही क्लॉज में दे दिया, बट अब पॉइंट रह गया क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है या नहीं है। तो वही क्लॉज बात करती है, सब क्लॉज बी कहती है कि लॉ इन फोर्स, जो लॉ लेजिस्लेचर द्वारा पास किए गए या लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए या उसकी कोई और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा बनाए गए जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में थे और नॉन रिपीटेड थे, उनको लॉ इन फोर्स की डेफिनेशन में दिया जाएगा।
अब ए के मुताबिक वो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है या नहीं है, वो शंकरी प्रसाद दियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ बिहार 1951 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वर्ड लॉ है जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में, ये ऑर्डिनरी लॉ के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए नहीं है। thereby limiting the extent of a law under article 13 clause 2। तो इसलिए आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के साथ इसका जो एक्सटेंट है वो लिमिटेड है। ये सिर्फ लॉ की डेफिनेशन ऑर्डिनरी लॉ के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए नहीं है। ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्लियर डिमार्केशन है। ऑर्डिनरी लॉ जो कि लेजिस्लेशन ने अपनी लेजिस्लेटिव पावर यूज करके बनाया है उसको ऑर्डिनरी लॉ कहते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है जो उसको यूज करके बनाया तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 की है वो लॉ नहीं है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। तो शंकर प्रसाद के केस में ये हेल्प किया। उसके बाद सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 के केस ने शंकर प्रसाद के केस को अफर्म किया, और जो वर्ड लॉ है कहा कि जो वर्ड लॉ है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट के द्वारा की गई है वो इसमें नहीं आती। इसके बाद आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 की जो जजमेंट आई, इसने दोनों ही जजमेंट को रिवर्स किया, सज्जन सिंह के केस में और शंकरी प्रसाद के केस को रिवर्स किया। इसने कहा कि अमेंडमेंट है वो लॉ है। आर्टिकल जो 13 में लॉ की डेफिनेशन दी है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ कहा जाएगा। और इस डिसीजन के बाद सुप्रीम को पावर नहीं है पार्लियामेंट के पास कि वो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके और फंडामेंटल राइट की वायलेशन कर सके इस डिसीजन के बाद। तो इस डिसीजन को ओवरराइड करने के लिए 5 नवंबर 1971 को कॉन्स्टिट्यूशन 24th अमेंडमेंट एक्ट था वो अप्रूव हुआ। पर्पज इसका था कि ओवररूल करना है आईसी गोलकनाथ की जजमेंट को, जिसने फंडामेंटल राइट के जो पार्लियामेंट की पावर थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो इस अमेंडमेंट में ऐड किया गया क्लॉज 4 आर्टिकल 13 में, और आर्टिकल 368 में क्लॉज 3 है उसको इंसर्ट किया गया। जो क्लॉज 4 है आर्टिकल 13 की वो कहती है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू द अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। और 368 में जो क्लॉज 3 ऐड किया गया, नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। तो इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को बिल्कुल अलग अलग कर दिया कि इनका एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। उसके बाद में चैलेंज हुई केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है अंडर आर्टिकल 368 इज नॉट लॉ, वो लॉ नहीं है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में। आर्टिकल 368 इज नॉट कंट्रोल्ड बाय आर्टिकल 13 क्लॉज 2। तो आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 से कंट्रोल नहीं होता, और जो प्रोहिबिटरी इंजंक्शन है आर्टिकल 13 में वो अट्रैक्टेड नहीं है अमेंडमेंट पावर के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने जो 24th अमेंडमेंट थी और क्लॉज 3 और क्लॉज 4 को अपहेल्ड कर दिया। बट इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने के लिए। वो जो पावर है वो सब्जेक्ट टू सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशन के साथ है। वो क्या है कि जब भी वो पार्लियामेंट अमेंड करने की कोशिश करेगी तो वो बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन उसको चेंज नहीं करेगी। तो इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को अलग एक दिशा दी। सो 24th अमेंडमेंट थी वो कंफर्म हुई केशवानंद भारती के केस में, और ये हेल्ड हुआ कि जो लॉ है आर्टिकल 13 में वो एक्सक्लूड करती है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर
आर्टिकल 368। तो ये हमारी पूरी वीडियो थी आर्टिकल 13 के ऊपर। होप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।